हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 11 आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस इक्वेशन के अंदर मैंने 35 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो एक क्वेश्चन होता है वो किस तरह से मोल्ड होके आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम्स में भी आ जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। तो मैं हूं सरबजीत कौर, जो आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। एंड चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। चैप्टर नंबर 11, आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the natural phenomenon which is caused by the dispersion of white light in the sky? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस नेचुरल फिनोमिना का नाम बताओ जिसके अंदर जो सन से व्हाइट लाइट आ रही है वो अपने 7 कलर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो डिस्पर्जन है ये होता क्या है, राइट। तो डिस्पर्जन क्या होता है, जो व्हाइट लाइट है उसका अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर टूट जाना, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो ये फिनोमेना कब होता है? ये होता है आफ्टर रेन। तो आफ्टर रेन क्या होता है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो स्काई में रह जाती हैं। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। तो जब व्हाइट लाइट सन की उनके ऊपर पड़ती है तो वो जो प्रिज्म होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो उसको व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर डिवाइड कर देती है। तो उससे किस चीज की फॉर्मेशन होती है? रेनबो। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज आंसर बी, रेनबो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। कहता है कि जब दोपहर होती है, एट नून दोपहर के समय जो सन होता है वो हमें व्हाइट दिखाई देता है। वाई इसका रीजन क्या है? तो होता क्या है, जब सन दोपहर के टाइम पे हमारे ओवरहेड होता है, मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तो उसको जो क्या है, जो एटमॉस्फेयर की बहुत ही कम लेयर्स के अंदर से जाना पड़ता है, जिसके कारण जो व्हाइट है, उसकी सारी व्हाइट लाइट है, उसमें बहुत ही कम जो है वो स्कैटरिंग होती है। तो जिसके कारण वो जो हमारा सन है वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि जो लाइट है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, कम स्कैटर होती है, इसलिए जो सन है हमें वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। कहता है कि इनमें से, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस फिनोमिना के अंदर रेनबो की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जब रेनबो फॉर्म होता है उसमें से, इसमें से किस किस फिनोमिने का यूज होता है, राइट। तो जब रेनबो फॉर्म होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब व्हाइट लाइट उनके अंदर जाती है, तो सबसे पहले व्हाइट लाइट उनके अंदर जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रही है। उसके बाद जब वो अंदर चली जाती है तो एज जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, उसके बाद जो वो व्हाइट लाइट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद उसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। तो इस रिफ्लेक्शन के कारण वो जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर क्या क्या फिनोमेना यूज हुआ? ये एक हमारा हुआ डिस्पर्जन, फिर उसके बाद हुआ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। कहता है ये जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या है कि जो स्टार से लाइट आ रही है उसको अर्थ तक पहुंचने में सबसे पहले बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स में से पास होना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, हर एक लेयर में से पास होते होते वो अपने पास से बेंड कर जाती है, जिसके कारण जो हमें स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, राइट। और तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन बी। सो ये हो जाएगी इसकी राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। कहता है ये जो क्लियर स्काई होता है वो हमेशा ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। कहते हैं कि अब सबसे पहले जो क्लियर स्काई होता है, अब क्लियर स्काई में क्या कि जो सन से व्हाइट लाइट आ रही है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कि ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट स्कैटर होती है, जिसके कारण जो क्लियर स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
that is option number C. Violet and blue light get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere. So right option is option C. Now the question number 6. Which of the following statement is correct regarding the propagation of the light of different colors of white light in air? कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? किसके रिगार्डिंग? द प्रोपेगेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी मूवमेंट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से ट्रू है? तो ऑप्शन है हमारी रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, blue light move faster than the green light, all the colors of the white light move with the same speed, and yellow light move with the mean speed as that of the red and the violet light. देखिए जब white light है उसके वो 7, उसके constituent कलर कितने हैं? 7. तो जब व्हाइट लाइट मूव करती है तो उसके सारे कलर्स भी तो इक्वल स्पीड से ही मूव करते हैं. सो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, दैट इज ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड. सो इट्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ the question number 7. The danger signals installed at the top of the tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors, the red light. कहता है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो ज्यादातर जो टॉल बिल्डिंग, लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं उनके टॉप पे होते हैं और उनका कलर हमेशा रेड ही होता है. तो और वो उसको हम काफी डिस्टेंस से इजिली देख भी सकते हैं. तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि ये जो रेड लाइट है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है, ये स्मोक और जो फॉग के पार्टिकल्स होते हैं उसको बहुत ही कम स्कैटर कर पाते हैं, जिससे वो जो सिग्नल है हमें बहुत ही रेडिश कलर का दिखाई देता है और हम उसे दूर से देख पाते हैं. तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise और sunset? कहता है कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस टाइम पे कभी आपने देखा होगा तो जो सन है वो रेडिश होता है, बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब जो लाइट है सन से निकलती है ना, तो उसको अर्थ के पर पहुंचने के लिए बहुत सारी लेयर्स में से पास करना पड़ता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जितने भी कलर्स है ना वो सारे स्कैटर हो जाते हैं. तो और जो सन के पास सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर ही बच पाता है. तो वो कलर कौन सा होता है? रेड. इसलिए सनराइज और सनसेट के समय जो सन है वो हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. The bluish color of the water in the deep sea is due to. कहता है जब हम देखते हैं सी में, देखते हैं समुद्र में, देखते हैं जो बहुत ही डीप है उसका कलर हमेशा ना ब्लू कलर का दिखाई देता है. मतलब वाटर का कलर हमेशा ब्लू कलर का दिखाई देता है. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि देखो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं. ठीक है, और स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी होती है? ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, जिसके कारण से जो ब्लू कलर होता है ना वो स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है. तो वो हमें सारा जो वाटर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. The splitting of white light into its component color is called. कहता है जो white light होती है उसका अपने component color के अंदर स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन. ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ गई हमारी ऑप्शन सी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. कहता है कि जो सनराइज होता है ना वो हमें एडवांस में दिखाई देता है, मतलब कि वो हमें सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है, और जो सनसेट होता है वो डिले होता है, मतलब कि 2 मिनट बाद होता है. इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, ये अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर में अभी सन यहाँ पर होता है. ठीक है, इक्वेटर के नीचे ही होता है सन, बट हमें ना वो पहले ही यहाँ पर दिखाई दे जाता है, 2 मिनट का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है? इसी तरह जब सन सेट होता है, ठीक है, वो सन सेट हो चुका होता है बट अभी स्टिल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं कि डिले सनसेट. इसके अंदर भी 2 मिनट का डिफरेंस होता है. तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन.
या जैसे जो सन की वाइट जो जो लाइट है, जब वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर में से पास करती है तो वो अपने पास से रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसके कारण हमें ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. In an experiment to trace the path of a ray of light through a glass prism for different values of angle of incidence, a student would find that the emergent ray, कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट, एक स्टूडेंट था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब कि और रे ऑफ लाइट के पाथ को ट्रेस कर रहा था कि जब एक रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, ठीक है, मतलब उसने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ली, तो उसने देखा कि जो इमर्जेंट रे है, कि इमर्जेंट रे किस तरीके से बाहर निकलती है, इस चीज को उसने क्या देखा, दैट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, is perpendicular to the incident ray, is parallel to the refracted ray, and it bends at an angle to the direction of incident ray. तो अब हमने ना, अब इसको छोटा सा बना के देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे ये एक ग्लास प्रिज्म है, फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसके अंदर इंसिडेंट रे को एंटर करवाया, तो वो उसने देखा कि जब ये बाहर निकलती है ना, तो ये क्या करती है, ये बेंड एट एन एंगल हो जाती है, मतलब ये कुछ एंगल से, जैसे यहाँ से आई वो इसके रिफ्रैक्टिंग मीडियम के अंदर एंटर हुई और फिर बाहर निकली, तो वो बेंड हुई हुई दिखाती थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ना मीडियम का डिफरेंस हो गया, ये एयर में रेयर मीडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मीडियम हो गया? रेयर मीडियम। तो इसी तरह जब वो अंदर पास किया, तब यहाँ पे इसके अंदर कौन सा मीडियम हो गया? वो डेंसर मीडियम हो गया। तो जब भी कोई चीज रेयर टू डेंसर जाती है या डेंसर टू रेयर जाती है, वो टूवर्ड द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल होती है, इस कारण से वो बेंड हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन बेंड एट एन एंगल, दैट इज डी, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. स्टार्स appear to be twinkling because of, कहता है जो स्टार्स है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इन्होंने जो क्वेश्चन की फॉर्म है ना वो चेंज कर दी। अगर आप ऊपर और ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो क्वेश्चन सेम है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बट वो क्वेश्चन को उन्होंने मोल्ड करके दे दिया। तो इसका आंसर क्या था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। तो दैट इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. The colored light that reflects most while passing through a prism, कहता है कि ये जो 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के, उनमें से कौन सा जो कलर है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है जब वो प्रिज्म से बाहर निकलता है, तो वो कौन सा होता है? वायलेट कलर, ठीक है। तो जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि वो सबसे नीचे की तरफ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ डैश विजिबल कलर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो सनलाइट होता है वो कितने कलर्स का मिक्सचर है, राइट। वो तो कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द इफेक्ट ऑफ ए ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ, कहता है कि ये जो ग्लास प्रिज्म होता है उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो क्या करता है? सेपरेट करता है 7 कलर्स को। किसके 7 कलर्स को? व्हाइट लाइट के 7 कलर्स को, लाइट फ्रॉम बल्ब के 7 कलर्स को, या फिर सनलाइट को, ठीक है। तो व्हाइट लाइट के भी 7 कलर्स होते हैं, लाइट फ्रॉम जो बल्ब से लाइट आती है उसके भी 7, तो ये तीनों के ही 7 कलर्स को सेपरेट करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, दैट इज ऑल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. The dash color is at the top and the dash color is at the bottom of the spectrum. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम कौन सा? जो व्हाइट लाइट के 7 कलर है उसका स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर टॉप पे कौन सा कलर होता है और बॉटम पे कलर कौन सा होता है? तो इसको याद करने के लिए ना आप याद कर सकते हो विबग्योर, राइट। तो विबग्योर क्या है? VIBGYOR, दैट इज विबग्योर। तो वी का मतलब होता है वॉयलेट, मतलब कि टॉप पे वॉयलेट कलर होता है और लास्ट पे जो बॉटम है वहां पे कौन सा कलर होता है? रेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा वॉयलेट एंड रेड, दैट इज ऑप्शन सी. Now the question number 18. Who discovered the experiment with glass prism that white light consists of 7 colors? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था कि अगर व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास करती है तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, या व्हाइट लाइट उसके अंदर 7 कलर होते हैं,
तो ये किया था न्यूटन, इसाक न्यूटन। उसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, 7 कलर से बनी हुई है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। कहता है वो कौन सी लाइट है जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है ग्लास प्रिज्म में पास होने के बाद। ठीक है, तो वो कौन सी लाइट है? वॉयलेट लाइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज वॉयलेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, which of the following colors is the least deviated on passing through a prism। कहता है वो कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है ग्लास प्रिज्म में से आने के बाद। तो वो सबसे कम जो कलर है वो होता है लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर, दैट इज रेड। तो ये सबसे कम डेविएट होता है अपने पास से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, when a ray of light passes through a prism, कहता है जब एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास करती है, इट गोज अनडेविएटेड, वो सीधी चली जाती है, इट मीन पैरेलल टू द बेस, वो बेस के पैरेलल जाती है, या इट बेंड टुवर्ड द बेस, वो बेस की तरफ बेंड करती है, या फिर नन, या फिर इसमें से कोई सा भी नहीं होता। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या होता है कि ये जैसे हमारा सपोज कर लो ये हमारा प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म के अंदर से जो व्हाइट लाइट होती है जब वो पास करती है तो इस तरीके से वो पास करती है। पास करने के बाद वो इसके अंदर जाती है और इसके बाद वो इस तरह से नीचे की तरफ डेविएट होती है, अपने पास से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतलब ये बेस की तरफ जा रही है ये जो लाइट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इट बेंड टुवर्ड द बेस, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, द एंगल एट विच द रे गेट डेविएटेड। कहते हैं जितने एंगल से जो रे डेविएट करती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? तो डेविएट कर रही है तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 23, एट ए पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन द प्रिज्म इज अंडर। कहता है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तब प्रिज्म किस चीज के अंडर होता है? मैक्सिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन, या नन। तो अगर डेविएशन का एंगल मिनिमम है तो वो कौन सी पोजीशन होगी? मिनिमम डेविएशन पोजीशन, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, the angle between two refracting surfaces of the prism। कहता है जो प्रिज्म होता है उसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, जो उसके बीच का एंगल होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट तो इसके लिए हम देखेंगे क्या होता है, क्या है ये। जैसे एक प्रिज्म है तो इसके अंदर ये वाला सरफेस है, ये और एक ये वाला सरफेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो इनके अंदर इनके बीच का जो एंगल होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कौन सा है हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म। राइट, तो इसका ये वाला एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन ए। तो मैं बता देती हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, a transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surface। कहता है ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? वो तो अब तक आपको इतने क्वेश्चन किए पता लग गया होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, द रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ टू अपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड। कहता है जो रेशियो होता है रियल डेप्थ का और अपरेंट डेप्थ का, उसको क्या कहते हैं? और ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या है? आपने समटाइम्स देखा होगा जब अगर हम पानी के अंदर अगर पानी का कोई कंटेनर, सपोज कर लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर अगर ये सारा पानी है, अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, अगर हम किसी पेंसिल को या किसी भी चीज को यहाँ पर डिप कर देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने पेंसिल है यहाँ तक हमने डिप किया है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से इस साइड से, जैसे ये ग्लास कवर कंटेनर, तो यहाँ से साइड से देखेंगे ना, तो ये जो हम पेंसिल है ना हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या है कि ये ओरिजिनली है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ, राइट। बट वो हमें यहाँ इस जगह पे शो हो रही है, तो इसको हम बोल देते हैं इसकी डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। तो इसका जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ऑप्शन ए। Now the question number 27,
The deflection of light by minute particles and molecules of the atmosphere in all direction is called dash of light. कहता है कि ये जो डिफ्लेक्शन होती है, अब होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता है कि जब लाइट इनके ऊपर फॉल करती है तो ये लाइट को ना डिफ्लेक्ट करते हैं अपनी डायरेक्शन से, तो उसको स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्कैटरिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, when light enters a prism it gets split into its constituent color, this is due to, कहता है कि जो व्हाइट लाइट है जब वो किसी प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब जो व्हाइट लाइट होती है ना, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, सारे डिफरेंट कलर्स हैं, और कलर्स को आप कैसे लर्न कर सकते हो, विब गियोर से, ठीक है। तो अब ये जो कलर्स हैं, अब हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, जिसके कारण आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड कर जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। Now the question number 29, when white light enters a glass prism from air the angle of deviation is least। अब ये भी क्वेश्चन वैसे तो पहले वाला है, बट इन्होंने अब जो क्वेश्चन है ना उसको फिर से मोल्ड कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, इसलिए डाले हैं कि क्वेश्चन सेम ही होते हैं बट उनको थोड़ा सा मोल्ड करके डाल दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन वही है कि जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है एयर से, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम लीस्ट किसके लिए होता है, तो वो लीस्ट होता है रेड कलर की लाइट के लिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन एयर डेंसिटी। कहता है अब जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ठीक है, उसके कारण एयर डेंसिटी इसकी कहीं पर जो डेंसर मीडियम है, कहीं पे रेयरर मीडियम है ना, तो जब उससे रिफ्रैक्शन होती है तो इस चीज को कहते हैं क्या है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, कहता है कि जब फॉगी डेज होते हैं हम कुछ भी ना फॉग के अंदर विजिबल नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि फॉग के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो वो उस लाइट को स्कैटर कर देती है, जिसके कारण अब वो जो लाइट है एक जगह पे फोकस नहीं कर पाती और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसका रीजन क्या आ गया, ड्यू टू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, refraction of light by the earth atmosphere due to the variation in air density is called, this is again the same question। तो आपने ये पढ़ चुके हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है अर्थ एटमॉस्फेयर से, तो वो किस कारण से होती है, वो होती है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, the star appears shifted from their actual position due to the phenomena। वो कहता है जो स्टार है वो अपनी एप्पल पोजीशन से थोड़े शिफ्ट किए हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, कौन सा वाला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो हम पहले कर चुके हैं, बट फिर से क्वेश्चन की सेंस चेंज हो गई। तो प्लीज आप इन क्वेश्चन से बोर मत होना, बट इनको कैप्चर करने की कोशिश करना कि एक क्वेश्चन को वो कितनी बारी रिपीट करके मोल्ड करके आपको दे सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर सारी फॉर्म्स डाली हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो स्टार शिफ्ट होते हैं, स्टार हमें दिखाई देते हैं अपनी पोजीशन से शिफ्ट हुए हुए, ऐसे क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, एट ए पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन द रिफ्रैक्टिव रे बिकम्स। कहता है कि जो जब एक मिनिमम वैल्यू, जब जो व्हाइट लाइट है जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है, उसका जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव रे क्या होती है। अगर मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रिज्म है, ठीक है, तो इस प्रिज्म के अंदर क्या है कि जब अब जैसे ये एक रे ऑफ लाइट ये अंदर गई, ये हुई, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट किस तरफ जा रही है। कहता है अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ऑलमोस्ट इस बेस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म।
सो एवरीवन, ये जो मैंने क्वेश्चन किए, ये हमारे 34 क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। वो क्यों रिपीट है? वो उस क्वेश्चन को मोल्ड करके उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। तो प्लीज आपको इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक क्वेश्चन है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको वो दे सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।